साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। साथियों, भौतिक विज्ञान में जो भौतिक विज्ञान का लुसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, उसी से हम लोग प्रथम चैप्टर यानी कि पहला चैप्टर अध्ययन पढ़ेंगे। यांत्रिकी है, इसमें से 216 क्वेश्चन है और शुरू से अंत तक देखिएगा और बताइएगा कि कौन-सा आंसर सही हो रहा है। देर न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन पे। यह क्वेश्चन है हमारा, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल है, न्यूटन है, वाट और डायन। इनमें से आपको बताना है कि इसमें से आंसर कौन-सा सही हो जाएगा। इससे पहले जो देखिए, कार्य बराबर क्या होता है कि अगर कार्य जो करेंगे, कार्य बराबर होता है क्या? तो बल गुणे विस्थापन होता है। बल गुणे विस्थापन होता है, विस्थापन होता है और इसको याद रखिएगा। यहीं से पूछ देता है इसका सूत्र क्या हो जाएगा, यानी कि बल को फोर्स बोलते हैं और इस विस्थापित मतलब कि कितनी दूरी हो जाएगा यानी कि एस से, और किस थीटा पर मतलब किस कास थीटा पे चल रहा है। अगर इनमें से कोई एक अगर शून्य हो जाएगा तो आपका कार्य शून्य हो जाएगा। कार्य करने के बाद जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, कार्य करने पर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। और यांत्रिक ऊर्जा जो होती है, यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है। यांत्रिक ऊर्जा जो होती है दो प्रकार की होती है। पहला होता है गतिज ऊर्जा और दूसरा होता है स्थितिक ऊर्जा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा इन दोनों को। इसका सूत्र क्या होता है और इसका दोनों का सूत्र आप लोग बताएंगे, नहीं तो हम बता दे रहे हैं। देखिए, गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है 1/2 mv² होता है और स्थितिक ऊर्जा का जो मान होता है वह mgh होता है। कोई वस्तु को अगर हम जैसे देखिए, एरोप्लेन चल रही है तो उसमें स्थितिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों है। ठीक है, और देखिए जो इसे पेन है, इसको इस समय हम रोके हैं तो इसमें स्थितिक ऊर्जा है। जब ये चल देगी तो उसमें गतिज ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्य का मात्रक का आंसर हो जाएगा जूल। बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। शक्ति का वाट होता है। आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? आपको इसका आंसर बताना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। दूरी है, समय है, प्रकाश और धारा है। तो इसका हो जाएगा दूरी। एक खगोलीय पिंड मतलब कि जैसे कोई ग्रह है, मतलब यहाँ से और यहाँ मतलब कि दो ग्रह के बीच में जो भी एक वर्ष में आए प्रकाश आ रहा है, उसी को प्रकाश वर्ष बोलते हैं। यानी कि एक वर्ष में जो चली गई दूरी है उसी को प्रकाश वर्ष बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जड़त्व का माप है? इसको आपको बताना है। वेग है, त्वरण है, द्रव्यमान है और भार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको इसका आंसर बताइए। देखिए, वेग क्या होता है? वेग समझिए। वेग क्या होता है कि प्रति सेकंड में चली गई जो दूरी होती है उसको मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बोलते हैं। इसको हम लोग मीटर मीटर प्रति सेकंड में लिखते हैं। इसका हो जाएगा प्रति सेकंड होता है। इसका क्या हो जाएगा? तो इसी का देखिए क्या बोलते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी कि मीटर जो होता है ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, द्रव्यमान जो होता है कि कोई वस्तु का द्रव्य का मान जो होता है उसी का जड़त्व माप पाते हैं। तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। देखिए, चौथा क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें से आपको बताना है कि उच्च वेग, तरंग दैर्ध्य, दाब और ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा। इसमें से आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? देखिए, उच्च वेग का मैक होता है। जो मैक जनसंख्या होती है उच्च वेग के लिए होता है। मैक संख्या का प्रयोग वायुयान के लिए किया जाता है। तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम में इसका तरंग दैर्ध्य होता है और दाब का पास्कल होता है और ऊर्जा का जूल हो गया। यानी कि कितना क्या हो जाएगा कि एक का एक किसमें दिया हुआ है, तो एक का यानी कि बी और सी में, तो 1 2 3 4 इसमें हो जाएगा सी। ऑप्शन सी से हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 5 क्वेश्चन है। भौतिक राशियां और इसकी इकाई आपको निकालना है। तो देखिए, दूरी का क्या होगा? पदार्थ की मात्रा, विद्युत आवेश की मात्रा, ऊर्जा। देखिए, सबसे आसान जो होता है पहले उसी को निकाला जाता है। तो समझिए, दूरी का मात्रक क्या होता है? दूसरा क्वेश्चन आया था, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की है। यानी कि ऑप्शन ए में 3 सही हो जाएगा। जो यानी कि इन दोनों में से कोई एक सही होगा। यानी कि इन दोनों में से कोई गलत हो जाएगा। इन दोनों गलत हो जाएंगे, इन दोनों में से कोई एक सही हो जाएगा। पदार्थ की मात्रक जो होती है वो पदार्थ की मात्रा जो होती है मोल होता है। तो यानी कि ऑप्शन दिया है कि बी का वन यहाँ पे। तो इसका आंसर अब देखिए यहाँ पे गलत हो गया, तो इसका आंसर ए से हो जाएगा। अब इसी तरह से आसान मतलब कि जल्द से आपका 1 2 सेकंड बच जाएगा। उसके बाद से अगर आप ज़्यादा जानते हैं तो देखिए कि विद्युत आवेश का मात्रक जो होता है कूलाम होता है, ऊर्जा का वाट घंटा भी होता है, जूल भी होता है। तो इसको याद रखिएगा, इसमें से ऑप्शन ए से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे भी वैसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है। भौतिक राशि और इकाई आपको निकालना है। देखिए, त्वरण हो गया, बल हो गया, कृत कार्य हो गया, आवेग हो गया। अब देखना है यहाँ पे बल का मात्रक क्या होता है, त्वरण का मात्रक क्या होता है, कार्य कृत। अभी तक हम लोग पढ़े कार्य का मात्रक जूल होता है। यानी कि आप कृत कार्य यानी कि सी का ए से हो जाएगा। तो इसमें सी में ए कौन कौन से है? तो इसमें एक ये दिया हुआ है, कि ये दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी और डी में से होगा। तो इन दोनों में से दो नहीं हो गए, यानी कि सी और डी में से कोई एक आंसर सही होगा। बल का न्यूटन होता है, बल का न्यूटन, तो यानी कि बी का 3 हो गया। बी का 3 है, इसका मतलब कि ये सही है, ये गलत हो गया। तो यानी कि ये गलत हो जाए, आंसर डी से हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिल गया। 1 सेकंड बचाना है तो यहीं से मार कर निकल जा सकते हैं, और नहीं तो इसको आप समझिएगा। त्वरण का क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं। यानी कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा।
यानी कि 1 का 4 हो जाएगा। और आवेग होता है, आवेग के तहत न्यूटन सेकंड हो जाएगा। तो डी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 न्यूटन सेकंड होता है, इसका आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। तो यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है। इसी तरह से इसको लगाते हैं कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। ये नहीं वाला क्वेश्चन पे बहुत ध्यान देना है कि नहीं वाला क्वेश्चन पे बहुत ही जोर दे करके पढ़ना है। आप किसी भी क्वेश्चन को शुरू से अंत तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। यह है कि अधिवर्ष है, चंद्रमा है, प्रकाश वर्ष है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष है जो समय का मात्रक नहीं है, यह दूरी का मात्रक होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि पार्सेक इकाई है, ये आपको बताना है कि पार्सेक इकाई है। तो पार्सेक जो होता है इसमें से आपको बताना है दूरी की, समय की, प्रकाश की, चमक की, चुंबकीय बल की। तो दूरी को हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है नहीं है सुमेलित, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की तीव्रता का इकाई, अश्वशक्ति की इकाई, समुद्री मील नौ संचालन की दूरी की इकाई, और उष्मा सेल्सियस उष्मा का नहीं होता है इसमें। इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी, जो सेल्सियस का ताप का केल्विन होता है, ठीक है ना। यहाँ पे सेल्सियस का ये उष्मा नहीं होगा, ये सब सही है। ध्वनि की तीव्रता की इकाई डीबी में हम लोग प्रयोग करते हैं, डीबी यानी कि डेसिबल होता है। अश्वशक्ति जो होती है शक्ति की इकाई होती है। समुद्री मील नौ संचालन की दूरी की इकाई होती है। सेल्सियस जो होता है उष्मा का इकाई नहीं होता है, ठीक है। तो आपका आंसर का जगह उष्मा का जो होता है ताप का उष्मा का जो होता है क्या हो जाएगा? केल्विन होता है, और इसमें तो यही गलती है, यानी ऑप्शन डी से हो जाएगा। ल्यूमेन किसका मात्रक है, ये आपको बताना है। ज्योति तीव्रता है, ज्योति फ्लक्स है, इनमें से दोनों में से कोई है और इनमें से कोई नहीं है। तो आपको इसका आंसर बताना है कि कौन सा आंसर सही हो जाएगा। देखिए ज्योति तीव्रता यानी कि ज्योति मतलब कोई ज्योति अगर तीव्रता उसमें है, जैसे कारण क्या है देखिए, ज्योति जलाए मतलब कि कोई कैंडिला है, समझिए एक कैंडिला है, उसको जब जलाएंगे तो उसकी ज्योति हमारे आंख पर तीव्रता ले आएगी, तो ज्योति तीव्रता हो जाएगी। यानी कि कैंडिला का मात्रक क्या होता है? कैंडिला जो होती है, कैंडिला जो होती है ज्योति मात्रक होता है, ठीक है ना। ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन होता है, ये याद रखिएगा, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन होता है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, ये आपको बताना है। रेडियो एक्टिविटी धार्मिकता है, और तापक्रम है, उष्मा है, और ऊर्जा है। ऊर्जा का हम लोग पढ़ते हैं, ऊर्जा का क्या होता है? जूल होता है, ठीक है ना। और कार्य के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा जो होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है, वह 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को 1/2 mv² बोलते हैं, और स्थितिक ऊर्जा को 1 mgh बोलते हैं, ठीक। इसमें क्यूरी का जो इकाई मान हो जाएगा वो हो जाएगा रेडियो एक्टिविटी धार्मिकता हो जाएगी, ऑप्शन ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है पास्कल, यानी कि दाब का पास्कल होता है, ये याद रखिएगा, दाब का पास्कल होता है, ठीक है। तो इसका आंसर बी से हो जाएगा। कैंडिला अभी हम लोग पढ़े, कोई कैंडिला है उसको हम लोग जलाएंगे तो आंख पर तीव्रता बनेगी, तो क्या हो जाएगा? ज्योति तीव्रता हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका हो जाएगा ल्यूमेन, ल्यूमेन ऑप्शन, कैंडिला का मात्रक ऑप्शन डी से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जूल निम्न में से किसकी इकाई है, ये आपको बताना है। ऊर्जा, बल, दाब और तापमान। तो दाब का पास्कल होता है, दाब का पास्कल, बल का न्यूटन, और ऊर्जा का जूल, यानी कि ऑप्शन ए से हो जाएगा। ताप का केल्विन होता है, इसको भी याद रखिएगा, इसका केल्विन होता है, केल्विन, केल्विन, ठीक है। तो जूल का इकाई क्या है? तो ऊर्जा है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। निम्नलिखित में से मतलब जो दिया हुआ है इनमें से अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1971, ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि हर्ट्ज क्या नापने की इकाई होती है, इसमें से तरंग दैर्ध्य। देखिए हर्ट्ज जो होता है, देखिए हम लोग हर्ट्ज में देखिएगा, समझिए जो हम लोग ऑडिबल यानी कि जो सुनाई देता है श्रोता को 20 हर्ट्ज से 20,000 के, मतलब कि 20,000 हर्ट्ज के, उसको समझिए यह किसका होता है? हर्ट्ज, HZ होता है। यह तरंग दैर्ध्य का होता है, तरंगों की स्पष्टता, तरंग की तीव्रता, तरंगों की आवृत्ति होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हर्ट्ज आवृत्ति की होती है, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो आंसर इसका डी से हो जाएगा। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा ये आपको बताना है, एम्पियर, ओम, वोल्ट और कूलम। देखिए यह विद्युत मात्रा की पूछ रहा है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? आवेश का जो होता है कूलम होता है, विद्युत आवेश का कूलम होता है। ओम का प्रतिरोध होता है, विद्युत प्रतिरोध जो होता है ओम का प्रतिरोध होता है। एम्पियर का मात्रक धारा होता है, धारा मात्रक जो एम्पियर माने विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा। और यही पूछ रहा है वोल्ट किसका होता है? तो वोल्ट होता है विभवांतर का, विभवांतर, विभवांतर, विद्युत विभवांतर का होता है। तो ये चारों हो गया। तो विद्युत मात्रा की इकाई क्या हो जाएगी? इसका आंसर आपको बताना है, यह एम्पियर हो जाएगा। नाम से समझिएगा, विद्युत धारा का होता है, यानी कि विद्युत मात्रक होता है, विद्युत मात्रा की इकाई होती है एम्पियर, ऑप्शन ए से हो जाएगा। इन चारों को भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछता भी है। देखिए एसआई पद्धति में लेंस का शक्ति की इकाई क्या है, ये आपको बताना है कि एसआई शक्ति में जो लेंस की शक्ति होती है उसका आंसर का जगह तो डायोप्टर में प्रयोग करते हैं। जो लेंस का जो शक्ति प्रयोग किया है डायोप्टर में होता है, यह याद होना चाहिए, ऑप्शन बी से हो जाएगा।
आगे देखेंगे डेसिबल मापने के लिए प्रयोग लिया जाता है कौन सा, तो डेसिबल मापने के लिए वातावरण में ध्वनि के मापने के लिए होता है, इसका आंसर हो जाएगा इसको डेसिबल। जैसे हम बोल रहे हैं तो कितने डेसिबल में बोल रहे हैं, यानी कि 40 से 50 कम नहीं होगा, वही डेसिबल में है, तो वातावरण में ध्वनि की जो होती है ना, उसको मापने के लिए डेसिबल में प्रयोग करते हैं। एम्पियर क्या नापने की इकाई होती है, एम्पियर। तो अभी हम लोग पढ़े थे, इसका पूरा चारों का पढ़े थे। देखिए इसमें वोल्टेज क्या है, तो वोल्टेज विभवांतर का होता है, विभवांतर विद्युत विभवांतर होता है। करंट क्या होता है, तो इसी का होता है, यानी कि धारा होती है, विद्युत धारा। धारा, प्रतिरोध यानी कि ओम, ओम का प्रतिरोध। पावर जो होता है ये शक्ति का होता है। इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो इसमें बी से हो जाएगा, करंट हो जाएगा, यानी कि एम्पियर मापने की इकाई जो होती है करंट होती है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यंग प्रत्यास्था का गुणांक SI क्या हो जाएगा, यंग प्रत्यास्था गुणांक SI मात्रक क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 21 का सी हो जाएगा, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर होता है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि विभिन्न राशियों में विमित सूत्र नहीं है। क्या कह रहा है, किन भौतिक राशि को समान विमित सूत्र नहीं है, समान। इसमें से आपको बताना है कि समान जो नहीं है इसमें से कौन सा है। और देखिए समान नहीं है, यानी कि इसका जो दोनों का समान है, कार्य का मात्रक को जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक को जूल होता है। बल और दाब, बल का न्यूटन, दाब का पास्कल, आवेग संवेग, भार और बल, इनमें से कौन सा समान सूत्र नहीं है, विमीय सूत्र नहीं है, तो ये आपको बताना है। इसमें हो जाएगा बल और दाब का, इसका आंसर इसे हो जाएगा, यानी कि आवेग और संवेग का मात्रक विमीय सूत्र सेम होता है, भार और बल का सेम होता है, यानी कि ऑप्शन इसे हो जाएगा। 22 का आंसर इसे होगा। एक खगोलीय इकाई संबंधित है, अभी हम लोग देखे थे कि खगोलीय इकाई क्या थी, यानी कि प्रकाश वर्ष जो निकाले थे, तो वह सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी है, सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी है, तो ये आपको बताना है। इसका हो जाएगा सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है उसको खगोलीय इकाई बोलते हैं, और इसी खगोलीय इकाई से एक वर्ष में जो प्रकाश आता है उसी को दूरी मापते हैं, ठीक है ना। तो उसका इकाई होता है प्रकाश वर्ष जो होता है, ठीक है, दूरी का। तो खगोलीय इकाई संबंधित है किससे, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है, अविमीय राशि, ठीक है, तो ये आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है विकृति। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा राशि जो है सदिश राशि नहीं है, ये आपको बताना है। सदिश राशि नहीं है, संवेग, वेग, कोणीय वेग, द्रव्यमान, तो सदिश राशि नहीं है, यानी कि इसमें से नहीं है सदिश राशि। सदिश राशि में क्या होता है कि देखिए सदिश राशि में भीग से, यानी कि इसमें दी हो जाएगा द्रव्यमान। सदिश राशि है, इसमें से संवेग है, वेग है, कोणीय वेग है, ये सब है, और जो नहीं है वो द्रव्यमान है, यानी कि ऑप्शन डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है अदिश राशि क्या होती है, तो अदिश राशि जिसमें दिशा नहीं होता है, यानी कि यह हो जाएगा ऊर्जा, बलागुण, उपयुक्त, यानी ये संवेग नहीं होगा, संवेग नहीं होगा, संवेग सदिश राशि हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऊर्जा, ऑप्शन इसे हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, सदिश राशि, तो संवेग हो जाएगा इसका, संवेग। देखिएगा भी से अक्सर जो नाम आते हैं ना, भी से, वो अक्सर सदिश राशि होती है, तो संवेग जो होता है सदिश राशि हो जाएगा। और कार्य ऊर्जा यह अदिश राशि है, दाब भी अदिश राशि है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 27 का आंसर हो जाएगा, 27 का आंसर इसे हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, सदिश नहीं है, सदिश नहीं है, ये आपको बताना है कि यानी कि इसमें से कौन सा सदिश है। विस्थापन, वेग, बल और आयतन, तो इसमें सदिश नहीं है, इसमें आयतन हो जाएगा, 28 का आंसर डी से हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए 20 से विस्थापन, 20 से वेग और बल, बल गुणे, देखिए बल क्या होता है, बल होता है बल गुणे विस्थापन, कार्य का मात्रक बल होता है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा यह तीनों जो हो जाएंगे यह सदिश राशि हो जाएगा, आयतन जो है अदिश राशि हो जाएगा, इसका आंसर डी से होगा। निम्नलिखित में से सदिश राशि यानी कि ऑप्शन ए से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है, ये आपको बताना है। व्युत्पन्न परिणाम नहीं है, घनत्व है, द्रव्यमान है, आयतन और चाल है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी से हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है हमारा, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है, त्वरण ज्ञात करने का सूत्र कौन सा सही है। इसमें से देखिए समझिएगा, त्वरण किसे कहते हैं, तो त्वरण वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जैसे कि वेग, मान लीजिए कि अगर प्रारंभिक वेग है, अगर कोई परिवर्तन आया अंतिम वेग में, उन दोनों का अंतर बटा कितने, एक सेकंड में कितना चली गई दूरी आने के परिवर्तन हुआ, उसी को कहते हैं वेग परिवर्तन, ठीक। तो देखिए कभी कभी आप लोग भूल जाएंगे, तो दो ही चीज आता है, यू भी, यू और भी, तो भी के पहले आता है, देखिए यस टी यू भी पहले आता है, भी बाद में आता है, ये पहले आता है, तो ये प्रारंभिक वेग हो गया, प्रारंभिक वेग हो गया, इसको याद रखेंगे, कभी कभी ऐसे क्या भूल जाते थे। और यह हो गया अंतिम वेग, ठीक, अंतिम वेग। अब देखिए कभी कभी देखिए, जैसे अंतिम वेग जैसे मान लिया 1 से बड़ा है 2, 2 से बड़ा है 3, यानी 1 से बड़ा हो गया 3, इस तरह से u छोटा हो गया भी से, तो इसी को भी को माइनस y u से कर देंगे और बट्टा में t हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा। और त्वरण का मान क्या होता है, तो त्वरण का मान e होता है, इसको याद रखिएगा।
तो ऑप्शन हो जाएगा ए से हो जाएगा। देखिए अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में 1 सेकंड में चली गई, यानी कि टी जो समय है उसका होगा, और त्वरण एक्सीलरेटर बोलते हैं उसको इंग्लिश में, तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। देखिए संवेग और वेग के अनुपात में से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। देखिए संवेग का होता है एम भी होता है, एम भी, ठीक है, और अनुपात पूछ रहा है, यानी कि इसको अनुपात भी वेग का भी होता है, इससे ये कट जाएगा, यानी कि एक हो जाएगा, यानी कि एम मिल जाएगा हमको, तो द्रव्यमान मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 32 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसमें क्या है, मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी कि जैसे चाल का समय होता है, चाल का कि 1 सेकंड में चली गई दूरी जो होता है, और यह त्वरण क्या होता है, तो वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। बल का कौन दिए थे, तो न्यूटन ने दिए थे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा कि वेग और संवेग का अनुपात जो होता है वो द्रव्यमान होता है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे प्लांक के अचर में किसका आयाम है, तो यह हो जाएगा ऊर्जा है, रैखिक गति है, कोणीय गति है, बल है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है, तो रैखिक कोणीय गति होती है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा। ये कई बार हम लोग सेशन में पढ़े हुए हैं, जाकर देखिएगा। जब जिसे झूला झूली बैठी स्थिति है वो खड़े हो जाएगी, तब क्या होगा, कम हो जाएगा का आवर्तकाल कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ए हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसमें ए हो जाएगा 34 का ए। आगे देखेंगे, सॉरी, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे कोई चल रहा है मेज, उस पर अचानक कोई व्यक्ति बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उसके वेग कोणीय जो वेग होता है कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, कुछ नहीं हो सकता। तो इसका आंसर ऐसे हो जाएगा। 35 का कम हो जाएगा। अगर वह चलता रहता, जैसे कि कोई चीज में जैसे कि चल रहा है, उस पर कोई वस्तु रख कर चला जाए तो उसमें वेग बढ़ जाएगा, लेकिन चल रही है उस पर कोई चीज अचानक रख दिया जाए तो वो कम हो जाएगा कोणीय वेग। तो ऑप्शन 35 का आंसर इसे हो जाएगा। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दुगुना कर देता तो उसकी क्या मतलब, उसमें क्या हो जाएगा, त्वरण दोगुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, भार दोगुना हो जाएगा। देखिए क्या है, वेग अगर 2 गुना कर दिया जाए तब क्या होगा, देखिए यहाँ पे वेग परिवर्तन की दर को तो दुगुना होगा नहीं, गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी नहीं होता है, उसका 4 गुना। देखिए किससे, गतिज ऊर्जा जो होता है, गतिज ऊर्जा जो होता है वह होता है, क्या होता है, 1/2 mv² होता है। ठीक, अगर ये वेग को यानी कि v को अगर बढ़ा दिया, जैसे कि 2 गुना कर दिया, तो मान लीजिए इसमें 1, अगर v यहाँ पे अगर मान लीजिए 2 था, जैसे इसमें 2 था, तो 1/2 mv और v का गुणा कर लीजिए 2 का, यानी कि 2 का पावर, यानी कि 2 इससे 1 कट गया तो 2 हो गया, यानी कि 2m हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 2m। अब देखिए इसी को 2 गुना कर दिया जाए, वेग यानी कि 4 कर दिया जाए, तब क्या होगा, 1/2 m इंटू 4 तब क्या होगा, 4 दूनी 8, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4 और 4 दूनी 8, यानी कि 8m हो जाएगा। इससे कितना अधिक हो गया, 4 गुना, तो गति जो क्या हो जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी, ऑप्शन सी से हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग लगाइएगा, बहुत ही शानदार होगा। और जो भी आप लोगों को नहीं आता है तो आप लोग जरूर कमेंट करें। यह है कि किसी पिंड के द्रव्यमान और भार में अंतर होता है क्योंकि, जिससे किसी पिंड में के द्रव्यमान और भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान परिवर्तनशील होता है और भार स्थिर रहता है, द्रव्यमान स्थिर रहता है, भार परिवर्तनशील होता है, दोनों सत्य है, दोनों गलत हैं, तो ये आपको बताना है। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, देखिए क्या होता है कि किसी पिंड के द्रव्यमान और भार में अंतर होता है क्योंकि भार और पिंड में द्रव्यमान के अंतर होता है, द्रव्यमान स्थिर रहता है, द्रव्य का जो मान स्थिर रहता है लेकिन भार परिवर्तनशील होता है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी भी पिंड स्थिर एक गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में जब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है, जब तक उस पर कोई वाह बल सक्रिय ना हो। देखिए यह होता है जड़त्व का जो नियम, नहीं क्या दिया है कि गति के नियम, प्रथम नियम है गति विषय का, द्वितीय नियम, तृतीय नियम और गैलीलियो का गति नियम। जैसे देखिए जब कोई वस्तु चल रही है उस पे कोई अगर वाह वस्तु न लगाया जाए तो वो अपनी दिशा में चलती रहेगी। जैसे जैसे मान लीजिए कुछ फेंका जाए, उसमें से वातावरण अगर उसको रोके ना तो वह चलता रहेगा। वही पूछ रहा है यह किसका नियम है, प्रथम नियम है गति के, मतलब कि न्यूटन के गति का तृतीय नियम है, तृतीय नियम है, द्वितीय नियम है, प्रथम नियम है, इनमें से कौन सा है, गैलीलियो का। ये जड़त्व का नियम होता है, इसको जड़त्व के नियम बोलते हैं, इसको गैलीलियो के। तो वह जो कौन सा हो जाएगा, जड़त्व बलाघूर्ण हो जाएगा ना, तो उसमें क्या है कि वह किसी वस्तु को परिवर्तित नहीं कर पाएगा अगर वह बल ना लगेगा, तो वह कौन सा हो जाएगा, तो उसमें हो जाएगा ऑप्शन ई, न्यूटन के प्रथम गति नियम होता है।
द्वितीय नियम बल का नियम हो गया। तृतीय नियम जो होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, तो इसलिए इसका जो हो जाएगा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि किसी असंतुलित बल द्वारा द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होगा। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न जो त्वरण है, बल के व्युत्क्रमानुपाती होगा, बल के अनुक्रमानुपाती होगा, बल के प्रभाव से स्वतंत्र होगा और शून्य होगा। ये आपको बताना है। इसमें हो जाएगा बल के अनुक्रमानुपाती होता है, ऑप्शन बी से हो जाएगा, इसका आंसर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए आगे हम लोग देखेंगे यह है कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबंध बल क्या होता है। ठीक है ना, यह कह रहा है कि हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, नहीं दो वस्तु होगा ना। जैसे कि मान लीजिए इस पे हम कोई चीज मार रहे हैं, इन ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो दोनों बल का अलग अलग होगा, तो वह जाएगा भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे होते हैं और हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। इसका आंसर सी से हो जाएगा। परिणाम का बराबर होना जरूरी नहीं है, किंतु उसकी दिशा नहीं, ये वाला सी से हो जाएगा कि हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगनी चाहिए। जैसे बंदूक की गोली है, वो पीछे की क्यों मारता है कि बल, जैसे देखिए धातु अलग अलग है, पिंड जो है छोटा है, मतलब कि जो गोली है छोटी है और इसका बंदूक मैंने बड़ा है, उसके हिसाब से तो वह भिन्न भिन्न होना चाहिए, लगे होना चाहिए, ऑप्शन सी से हो जाएगा। यह है कि इसमें पूछ रहा है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह किसका होगा। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम किसका है, तो वह हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा। न्यूटन के गति के विषय तृतीय नियम पर है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। ठीक है, तो 41 का आंसर सी। नेक्स्ट देखेंगे, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण से है। तो प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, उपरोक्त सभी। ये आपको बताना है कि जल में तृतीय नियम हो जाएगा ना, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो जाएगा, कि प्रथम नियम होगा कि द्वितीय नियम। आप बताइएगा इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा। तो यह हमें तृतीय नियम हो जाएगा, ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यह है कि कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई वाह बल कार्य नहीं करता। यह न्यूटन का प्रथम नियम है। तो ये न्यूटन ने दिए थे, इसका आंसर हो जाएगा ए। गैलीलियो ने किसका दिए थे, तो यह जड़त्व के नियम को दिए थे, जड़त्व के नियम को। और आइंस्टीन ने बल्ब बनाए थे। और ये हो जाएगा आर्किमिडीज जो है, जो नाव तैरने के लिए जो तैरने वाला होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल का सिद्धांत दिए थे आर्किमिडीज। तो ये जो सिद्धांत है कि कोई पिंड जब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई वाह बल कार्य नहीं करता, तो ये न्यूटन का प्रथम नियम है और न्यूटन ने दिए थे, ऑप्शन ए से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यह है कि बल की परिभाषा आती है, इसमें से आपको बताना है गति के पहले नियम, गति के दूसरे नियम, गति के तीसरे नियम और गुरुत्वाकर्षण। ये नहीं होगा। देखिए तीसरा क्या है, ऑप्शन सी क्या है, तो क्रिया प्रतिक्रिया, ये नहीं होगा। बल का जो नियम होता है वह होता है ये, गति के नियम जो होता है ना पहला होता है, ये संवेग का नियम होता है, दूसरा है संवेग का। और जो पहला है एक और चीज आता है, तो यही जो आज तक पहले वाला आया था, ये वाला, कोई पिंड अगर विरामावस्था में तब तक बना रहेगा जब तक उस पर कोई वाह बल न लगाया जाए। ठीक है, आगे देखेंगे कि किसी पिंड के उस गुण को क्या कहते हैं जिसे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। तो जड़त्व का नियम बोलते हैं। जब भी कोई वस्तु गुण धर्म उसे कहते हैं जो सीधी रेखा में विरामावस्था में या एक समान गति से स्थिति में है, उस परिवर्तन का विरोध को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे कि न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं, तो जड़त्व का नियम बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, जड़त्व का नियम बोलते हैं। संवेग दूसरा हो जाएगा, मतलब कि जड़त्व का जो नियम है प्रथम हो गया और संवेग का नियम जो होता है वो दूसरा हो जाएगा, दूसरा नियम। और तीसरा नियम क्या है, तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। ठीक, ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यह है कि गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। इसमें देखिए गाड़ी द्वारा घोड़े को आरोपित बल है, घोड़े पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा गाड़ी के आरोपित बल से, घोड़े द्वारा अपने पैरों के, ये वाला हो जाएगा। ये जो वह पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल लगाता है तब जाकर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए एक दिया है कि घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर बल, नहीं पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल, घोड़े के पैरों पर पृथ्वी के द्वारा। इसका आंसर सी से हो जाएगा। मेरे दोस्त गलत, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए क्या होता है, जब घोड़ा चलेगा, गाड़ी खींचती है, तो घोड़ा क्या करेगा, दबाएगा उसको धरती पे, लेकिन धरती तो उसको प्रतिक्रिया देगी ना। अगर वहीं पे बालू रहेगा चाहे कुछ रहेगा तो प्रतिक्रिया नहीं दे पाएगी। तो पृथ्वी के द्वारा पैरों पर, जो घोड़े के पैरों पर जो बल लगता है आरोपित बल, वही होता है, ऑप्शन डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसे बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया गया था। यह हो जाएगा जड़त्व जो होता है जड़त्व का नियम, उसी का वह पहला नियम होता है, न्यूटन का पहला नियम है। इसका आंसर हो जाएगा बी, 48 का आंसर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह एक बार मेरे जीडीसी में आया था, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक कर गए हम लोग। दिया है कि न्यूटन के तृतीय नियम, न्यूटन के प्रथम नियम, न्यूटन के द्वितीय नियम और आर्किमिडीज के सिद्धांत। आर्किमिडीज के सिद्धांत इस पर कार्य नहीं करता है, रॉकेट के सिद्धांत पे। वह हो जाएगा क्या, आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा
न्यूटन का तृतीय नियम, ठीक है? न्यूटन का तृतीय नियम होगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है, रैकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो न्यूटन का तृतीय नियम पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो विराम जड़त्व होता है। देखिए इसमें 2 चीज़ है, जड़त्व गुण हो गया और विश्राम, तो यानी कि कोई वस्तु एकाएक चलता है तो वस्तु जैसे वस्तु कोई एकाएक चलता है, जैसे मान लीजिए इसको हम झटका देंगे तो वह एकाएक चलेगा ना, तो वह हो जाएगा विराम अवस्था से जड़त्व अवस्था में। इसका आंसर सी से हो जाएगा, 50 का आंसर सी से हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्रिकेट के खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथों के पीछे खींचते हैं? तो उसका कारण क्या है ना, कि वह विराम अवस्था में लेने के लिए होता है। ऑप्शन यह है कि बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, इसका आंसर ई सही हो जाएगा 51 का। आगे देखेंगे, बल गुणनफल है, बल गुणनफल है, द्रव्यमान गुणे वेग हो गया, द्रव्यमान गुणे त्वरण हो गया, भार और वेग हो गया, और एफ बराबर एम इंटू ए होता है ना, एम इंटू ए होता है एम ए, ठीक है? तो एफ बराबर यानी कि बल हो गया और एम ए यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण, ऑप्शन बी से हो जाएगा, ठीक है? 52 का आंसर बी से हो जाएगा। बल बराबर बल गुणनफल होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, ऑप्शन बी से होगा। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या हो जाएगा? पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होना, भार घटकर उस मात्रा अपरिवर्तित होती है, भार में परिवर्तन होता है, मात्रा और भार दोनों में कमी होती है। जब कोई चंद्रमा, देखिए यहाँ से क्या होता है कि पृथ्वी पर कोई वस्तु भार 6 केजी है, वह जाकर के चंद्रमा पर 1 केजी हो जाएगा, लेकिन भार में अंतर आएगा, भार में परिवर्तित होगा। इसका मतलब क्या हुआ? 53 का आंसर बी से हो जाएगा। 53 का आंसर, भार घट जाता है और मात्रा अपरिवर्तित रहता है। कोई भी मात्रा उसका अपरिवर्तित रहेगा लेकिन भार घट जाएगा, इसलिए कि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण जो होती है कम होती है। तो पृथ्वी पर अगर कोई वस्तु 6 केजी का उसको चंद्रमा पर ले जाएंगे तो वह 1 केजी को हो जाएगा, यानी कि 1/6वां भाग हो जाएगा। तो भार घट जाता है लेकिन मात्रा अपरिवर्तित, कोई भी मात्रा अगर वह है वह अपरिवर्तित रहता है। इसका आंसर भी सही हो जाएगा। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? तो जी का मान देखिए बढ़ता है घटता है वही बना रहता है, और 45 अक्षांश से घटता है, इसको नहीं, वही बना रहता है, नहीं ये भी नहीं होगा, घटता है या बढ़ता है, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। तो वह जो क्या होता है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जब जाते हैं तो जी का मान बढ़ जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ई। आगे देखेंगे हम लोग, और आगे देखते हैं, हाँ चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन है मेरा यह है कि शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होगा, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, और मैदान की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो देखिए ध्रुवों पर अधिक होगा, यहाँ पे हो जाएगा कि शरीर का जो वजन है ध्रुवों पर अधिक होगा, यानी कि 55 का आंसर बी से हो जाएगा। जैसे क्यों होगा, अभी से पहले वाले क्वेश्चन देखे थे यहाँ पे, जैसे कि भूमध्य रेखा से जब ध्रुव पर जाते थे जी का मान बढ़ जाता है, उसी के चलते यहाँ पे ध्रुवों पर शरीर का वजन होगा अधिक होगा, तो इसका आंसर बी से होगा। यह है कि यदि व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचाई क्यों उछल जाता है? तो उसका गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है ना? तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना से कम होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी से हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखेंगे, 20 केजी की वजन को जब इनके ऊपर 1 मीटर ऊंचाई पर रखने पर किया गया कार्य क्या होगा? ठीक है, यह 1 मीटर ऊंचाई पे है, ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? mgh होता है ना, देखिए कोई वस्तु अगर रख दिया जाए तो स्थिति ऊर्जा आ जाएगी ना, मानिए जब यहाँ पृथ्वी है, यहाँ से अगर यहाँ पर रख दिया जाए 20 केजी का वस्तु को, 20 केजी को 1 मीटर के हिसाब से अगर गुणा करेंगे तो 9.8 का ये भी गुणा हो जाएगा ना, तब क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा कि ना दोनी, तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दिया है 57 नंबर क्वेश्चन है कि 20 केजी के वजन के जमीन के ऊपर 1 मीटर ऊंचाई पर रखने के लिए किया गया कार्य कितना होगा? ठीक है, विस्थापन तो होगा लेकिन थीटा में देखिए क्या होता है, कार्य का मान क्या होता है? कार्य का मान समझिएगा, एक होता है कि कार्य करने पर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, एक होता है स्थितिज ऊर्जा, एक होता है गतिज ऊर्जा। ठीक है, कह रहा है कि एक 200 केजी का वजन जमीन से ऊपर एक ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए कितना कार्य की जरूरत पड़ेगी? ठीक है, तो कार्य का क्या होता है? बल गुणे विस्थापन होता है, बल गुणे विस्थापन होता है, विस्थापन, और इसको याद रखेंगे तो एफ इंटू एस और इंटू में कास थीटा, इसको समझते हैं। कास थीटा क्या हो जाएगा? तो शून्य हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें से एक शून्य हो जाएगा, तो सब जब इसमें एक शून्य होगा तो सब शून्य हो जाएगा, तो ऑप्शन डी से हो जाएगा, इसलिए कि 90 डिग्री पे बनेगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शून्य, ऑप्शन डी से हो जाएगा 57 का। आगे देखेंगे 58 है, एक व्यक्ति की दीवार को धक्का देता है तो उसका विस्थापित असफल, तो वह कार्य क्या होगा? कोई कार्य नहीं है, ऋणात्मक कार्य है, धनात्मक अधिक क्या हो जाएगा? तो अधिक कार्य हो जाएगा। तो अगर वह कोई वस्तु को जैसे कि दीवार को धक्का देता है और वह कार्य नहीं होता, यानी कि विस्थापित नहीं होता, तो सब असफल हो जाएगा। विस्थापित नहीं होगा तो इसमें कार्य का मान क्या होता है? कार्य होता है
बल बल गुणे विस्थापन होता है, विस्थापन होना चाहिए। ठीक, तो विस्थापन नहीं हो रहा है यानी कि शून्य हो जाएगा कार्य। ठीक, तो इसमें से कोई नहीं, ऋणात्मक, धनात्मक, अधिकतम कार्य नहीं, अधिक कार्य, तो इसका आंसर 58 का ए हो जाएगा, कोई कार्य नहीं, ऑप्शन ए हो जाएगा। यह है कि पहाड़ी पर जब चढ़ता है एक व्यक्ति आगे को झुक जाता है, क्योंकि देखिए तेज चल सकते हैं, फिसलने की संभावना कम हो जाएगी, सबसे अच्छा अस्थायित्व बढ़ाने के लिए, इसका आंसर डी से हो जाएगा। आगे की ओर वह झुकता है क्योंकि अस्थायित्व बने रहे, तो इसका आंसर डी से हो जाएगा। और आगे देखेंगे, पीसा के ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते, एक क्वेश्चन है यार, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है, क्योंकि इसका कारण क्या है? ऑप्शन में है, इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाले ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, उसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती है, और इसमें से हो जाएगा ऑप्शन 60 का ए सही हो जाएगा। तो इतना ही क्वेश्चन था इस वीडियो में। आप लोग वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। इसका पीडीएफ हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब डाल देंगे तो वहाँ से सब पीडीएफ आप ले सकते हैं। आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।